Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This video is on about Charles Dickens. तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में हम चार्ल्स डिकेंस के कुछ वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से डिटेल में स्टडी करेंगे द पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, और बाकी ये जो वर्क्स है निकोलस निकलबाई, अ क्रिसमस कैरोल, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लेक हाउस, लिटिल डॉरिट, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस दूसरे पार्ट में आएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है चार्ल्स डिकेंस के बारे में, और जिसमें डिटेल में स्टडी इन दो नॉवेल्स के बारे में करेंगे। चार्ल्स डिकेंस की जो बर्थ डेट है, बर्थ ईयर, वो 1812 है और इनकी मृत्यु होती है 1817 में। तो इसमें हम नॉवेल्स के बारे में और कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस सी इन डिटेल। द पिकविक पेपर्स 1836। 1836 में पिकविक पेपर्स जो है पब्लिश होते हैं। इसका कंप्लीट नाम है द पोस्टुमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब। तो इसका डिटेल नाम है द पिकविक पेपर्स का द पोस्टुमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब, और ये पॉपुलरली नोन है कैसे, द पिकविक पेपर्स के नाम से। चार्ल्स डिकेंस का ये फर्स्ट नॉवेल है और एक्चुअली ये सीरियल फॉर्म में पब्लिश्ड होता है। इसके टोटल 19 इश्यूज आते हैं, 20 मंथ में पब्लिश्ड होता है सीरियल के रूप में। कब से कब तक? मार्च 1836 से नवंबर 1837 तक ये सीरियल के फॉर्म में पब्लिश्ड होता है, और बुक के फॉर्मेट में 1837 में। ये नॉवेल चार्ल्स डिकेंस ने पब्लिश कराया था, तो इन्होंने किस नाम से कराया था? स्केचेस बाय बॉज के नाम से। मीन्स इसमें इन्होंने अपना नाम नहीं दिया था, चार्ल्स डिकेंस अपना जो नाम है वो नहीं दिया था। इन्होंने जो नाम दिया था स्केचेस बाय बॉज करके ऑथर का नेम दिया था, तो याद रखेंगे। तो इसका कंप्लीट नेम है द पोस्टुमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब, पॉपुलरली नोन एज द पिकविक पेपर्स, और चार्ल्स डिकेंस की ये फर्स्ट नॉवेल है, याद रखेंगे। पब्लिश्ड कब होता है? 1836 से लेकर 1837 तक सीरियल के फॉर्म में पब्लिश होता है। टोटल 19 इश्यूज आते हैं 20 मंथ्स में, और बुक के फॉर्मेट में पब्लिश होता है 1837 में। इस नॉवेल का सब्जेक्ट देख लेते हैं, ट्रेवल्स इन द इंग्लिश कंट्री साइड। इस नॉवेल में जो चीज दिखाई गई है वो दिखाया गया है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रेवलिंग करते हैं इंग्लिश कंट्री साइड में, जो इंग्लिश के विलेज एरिया है वहां पे ट्रेवलिंग करते हैं। जॉनर क्या है नॉवेल का? नॉवेल है, ये फिक्शन है बेसिकली। द story follows Samuel Pickwick and 3 other members of the Pickwick Club as they travel throughout the English countryside by coach, observing the phenomena of life and human nature and recording their experiences for the other members of the Pickwick Club. स्टोरी, इसमें जो नॉवेल है इसमें स्टोरी है सैमुअल पिकविक की स्टोरी है, और इनके साथ 3 और मेंबर्स होते हैं जो कि पिकविक क्लब के मेंबर्स होते हैं, और ये सभी लोग क्या होते हैं? पिकविक क्लब के ही मेंबर्स होते हैं। तो इसमें मेन जो प्रोटोगोनिस्ट है इस नॉवेल का वो है सैमुअल पिकविक। इनके साथ 3 लोग क्या करते हैं? ट्रेवलिंग करते हैं इंग्लिश कंट्री साइड की, और साथ में वो जो भी फेनोमेना होता है लाइफ ह्यूमन नेचर से रिलेटेड, उसे वो ऑब्जर्व करते हैं डीपली, और लेटर ऑन उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। किसके साथ? जो पिकविक क्लब के दूसरे मेंबर्स होते हैं उनके लिए अपने अनुभवों को रिकॉर्ड करके शेयर करते हैं। Although the Pickwick Papers seems to be primarily humorous, focusing on 4 fairly eccentric, harmless central characters. The novel is, as with most of Dickens' other works, full of commentary about British society after the Industrial Revolution. अगर इस नॉवेल की बात की जाए तो ये इसका जो सेंस है ह्यूमरस सेंस है, और इसमें 4 फेयरली इसेंट्रिक कैरेक्टर्स की बात की गई है। ये चारों कैरेक्टर्स जो है सेंटर कैरेक्टर्स के रूप में जाने जाएंगे, जिसमें मेन है सैमुअल पिकविक। इसमें डिकेंस ने क्या प्रेजेंट किया है अपने दूसरे नॉवेल्स की तरह? ऐसे तो ये ह्यूमरस सेंस में है, बट डिकेंस ने इसमें भी कमेंट्री कर दी है ब्रिटिश सोसाइटी को लेकर। एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ब्रिटिश सोसाइटी की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, उसी पे ये नॉवेल्स में कमेंट करते हैं। तो डिकेंस के ज्यादातर नॉवेल्स में आपको यही देखने को मिलेगा कि इन्होंने ब्रिटिश सोसाइटी पे कमेंट किया है, वहां के जो जस्टिस है उसके बारे में कमेंट किया है, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ब्रिटिश सोसाइटी की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, मिडिल क्लास की जो स्थिति होती है वो बहुत खराब होती है,
और डिकेंस उसी को लेकर कमेंट करते हैं बिकॉज ही बिलोंग्स टू द सेम एरा। तो सेम हेयर इन द नॉवेल द पिकविक पेपर्स। मेन थीम देख लेते हैं। द नॉवेल exalts the joys of travel, the pleasures of eating and drinking, well fellowship between men, innocence, benevolence, youthfulness and romance। इस नॉवेल में क्या क्या दिखाया गया? जॉयज ऑफ ट्रेवल, ट्रेवल की जो खुशी है वो प्रेजेंट की गई है। ट्रेवल को लेकर जो आनंद है उसको प्रेजेंट किया गया है। साथ में ईटिंग ड्रिंकिंग की प्लेजर को प्रेजेंट किया गया है। साथ में फेलोशिप दिखाई गई है मेन, इनोसेंस, बेनोलेंस, यूथफुलनेस और रोमांस के बीच में। Dickens achieves these values by presenting them against rather unpleasant realities। इन सब जो फैक्ट्स है इसको डिकेंस ने प्रेजेंट किया है और जो अनप्लीजेंट रियलिटीज है उसके अगेंस्ट प्रेजेंट किया है। इंग्लिश सोसाइटी की जो अनप्लीजेंट रियलिटीज थे उसके अगेंस्ट इन्होंने इन फैक्ट्स को प्रेजेंट किया है और बताया है कि इंग्लिश सोसाइटी की कंडीशन क्या थी। ब्रिटिश सोसाइटी में जो ऑर्फिन हुआ करते थे उस समय उनकी क्या कंडीशन होती थी, उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होता था, वो सब कुछ इन्होंने प्रेजेंट किया है अपनी जो ज्यादातर नॉवेल्स उसमें। ये जो नॉवेल है इसको फॉलो करता है ओलिवर ट्विस्ट, मीन्स द पिकविक पेपर्स इनका फर्स्ट नॉवेल है और इनका सेकेंड नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट। दोनों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द कैरेक्टर्स वर मच लव्ड विद द एसेंट्रिक मिस्टर पिकविक who served as the head of the club. It is more love with the inclusion of Pickwick's Cockney servant Sam Weller. इस नॉवल के कैरेक्टर्स को बहुत पसंद किया गया। इसमें सबसे फेमस है मिस्टर पिकविक, सैमुअल पिकविक, जो कि क्लब के हेड के रूप में प्रेजेंट किया गया है। और साथ में जब मिस्टर पिकविक के जो कॉकनी सर्वेंट थे सैम वेलर, इनको रिप्रेजेंट किया गया तो इस नॉवेल की जो वैल्यू है वो और इंक्रीज हो जाती है। अल्फ्रेड जिंगल is a fictional character in the novel, a strolling actor and an engaging Charlton and Tickster, noted for his bizarre anecdotes and distinctive mangling of English syntax। तो अल्फ्रेड जिंगल की बात कही गई है। अल्फ्रेड जिंगल जो है इस नॉवेल में फिक्शनल कैरेक्टर हैं और मीन्स नॉवेल के अंदर ये कैरेक्टर हैं और इनको एक स्ट्रॉलिंग एक्टर और इंगेजिंग चार्ल्टन एंड टिकस्टर के रूप में प्रेजेंट किया गया नॉवेल में। पिकविक डिस्कवर्स अ सपोजली एंशिएंट आर्टिफैक्ट, a stone bearing an inscription just outside the village of Cobham in Kent, where in the 11th chapter he has just been reunited with the disconsolate lover Tracy। तो यहाँ पे पिकविक, सैमुअल पिकविक क्या करता है, वो डिस्कवर करता है एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट को। वो आर्टिफैक्ट क्या होता है? एक प्रकार का स्टोन होता है जिसमें कुछ राइट किया गया होता है, इंस्क्रिप्शन के तौर पे होता है। और वो कहाँ पे मिलता है पिकविक को? कैंट में एक विलेज है कोबेम करके, वहां पे। और ऐसा 11th चैप्टर में, नॉवेल के 11th चैप्टर में प्रेजेंट किया गया है, जहां पे ही इज रीयूनाइटेड विद हिज डिकॉन्सोलेट लवर ट्रेसी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस नॉवेल के बारे में। नाउ वी विल सी अबाउट द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सैमुअल पिकविक, द मेन कैरेक्टर, मेन प्रोटोगोनिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ पिकविक क्लब। According to the text, he is a round-faced, clean-shaven, portly gentleman wearing spectacles। सैमुअल पिकविक क्या है? ये नॉवेल के प्रोटोगोनिस्ट हैं और साथ में पिकविक क्लब जिसके बारे में मेंशन किया गया इस नॉवेल में, उसके फाउंडर भी हैं। और जो पिकविक नॉवेल है उसके टेक्स्ट के अनुसार देखा जाए तो इनका जो पर्सनैलिटी किस तरह का है, ये राउंड फेस्ट है, क्लीन सेवन है, पोर्टली जेंटलमैन है और वियरिंग स्पेक्टिकल्स वियर करते हैं। नेक्स्ट इज नाथानिएल विंकल, अ यंग फ्रेंड ऑफ पिकविक्स एंड हिज ट्रेवलिंग कंपेनियन, considers himself a sportsman, though he turns out to be dangerously inept when handling horses and guns। नाथानिएल विंकल सैमुअल पिकविक का कंपेनियन ट्रेवलर है और ये अपने आप को स्पोर्ट्समैन मानते हैं, बट जब हॉर्सेस और गन्स को हैंडल करना होता है तो ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। तो नाथानिएल विंकल जो है अनदर ट्रेवलर है
इंग्लिश कंट्रीसाइड का इन द नॉवेल पिकविक पेपर्स में। और किसके साथ? सैमुअल पिकविक के साथ, क्योंकि 4 सेंट्रिक कैरेक्टर की बात कही गई है, तो उसमें से एक तो सैमुअल पिकविक और दूसरे नाथानियल विंकल है। थर्ड वन इज ऑगस्टस स्नोडग्रास। Another young friend and companion, he considers himself a poet, though there is no mention of any of his poetry. तो ऑगस्टस स्नोडग्रास जो है वो दूसरा फ्रेंड है सैमुअल पिकविक का और कंपेनियन है ट्रैवलिंग के दौरान। ऑगस्टस स्नोडग्रास ये अपने आप को पोएट मानते हैं, लेकिन इनके द्वारा लिखा गया कोई भी लाइन या किसी भी प्रकार के पोएट्री का कोई जिक्र नहीं है नॉवेल में। तो याद रखेंगे 4 ट्रेवलर हैं इंग्लिश कंट्री साइड के जो पिकविक क्लब को बिलोंग करते हैं और ये अपने अनुभव को पिकविक क्लब के जो मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं। तो उसमें से फर्स्ट वन इज सैमुअल पिकविक, सेकंड वन इज नाथानियल विंकल एंड थर्ड वन इज ऑगस्टस स्नोडग्रास एंड फोर्थ वन लेट्स सी Tracy Tubman, the third traveling companion, a fat and middle-aged man who considered himself a romantic lover. Tracy Tubman जो है ये थर्ड ट्रेवलिंग कंपेनियन है किसके? सैमुअल पिकविक के। ये किस तरह के पर्सन है? फैट मिडिल एजेड मैन है एंड ही कंसिडर हिमसेल्फ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन? अ रोमांटिक लवर। तो इस तरह से आपने देखा सैमुअल पिकविक है, फिर उसके बाद आपके नाथानियल हैं और साथ में आपके अगस्टस हैं और ट्रेसी। तो इस तरह से 4 ट्रेवलर हैं और चारों लोग मिलकर इंग्लिश कंट्री साइड की ट्रैवलिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज सैम वेलर, मिस्टर पिकविक्स वैलेट एंड अ सोर्स ऑफ आइडियोसिंक्रेटिक प्रोवर्ब एंड एडवाइस। तो सैम वेलर कौन है? मिस्टर पिकविक के सर्वेंट है और ये अलग अलग तरह के ये प्रोवर्ब और एडवाइस के लिए जाने जाते हैं। टोनी वेलर, सैम्स फादर, लोकोसियस कोचमैन। टोनी वेलर कौन है? सैम वेलर के फादर हैं और ये कोचमैन है। जिस व्हीकल में सैमुअल पिकविक, नाथानियल, अगस्टस और ट्रेसी ट्रेवलिंग करते हैं उस कोच के ड्राइवर होते हैं टोनी वेलर। कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में बस नाम जान लेते हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। जो है जो ट्रॉटर, मिस्टर वार्डल, रैकेल वार्डर, मिस्टर परकर, मैरी, मिसेस मार्था बार्डेल, अराबेला एलन, ये सारे कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो मेन कैरेक्टर्स का हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अब यहाँ पे ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, तो इनका नाम बस आप लोग जान लेंगे तो इट विल बी एनफ फॉर यू। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस, दैट इज ओलिवर ट्विस्ट। Oliver Twist or Paris Boys Progress is Dickens' second novel, published as a serial form between 1837 to 1839 and as a 3-volume book in 1838. तो ओलिवर ट्विस्ट जो है 1838 में ये पब्लिश होता है। ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस की सेकेंड नॉवेल है। ये भी सीरियल फॉर्म में फर्स्ट टाइम में पब्लिश होता है। कब से कब तक? 1837 से 1839 के बीच में ये सीरियल के फॉर्म में पब्लिश होता है और बुक के फॉर्म में पब्लिश होता है 1838 में। किस तरह से? 3-वॉल्यूम बुक में। तो क्या क्या फैक्ट्स आपको याद रखना है? ओलिवर ट्विस्ट का कंप्लीट टाइटल है ओलिवर ट्विस्ट और पेरिस बॉयज प्रोग्रेस। तो याद रखेंगे ओलिवर ट्विस्ट का सेकेंड टाइटल जो है पेरिस बॉयज प्रोग्रेस है और ये डिकेंस की सेकेंड नॉवेल है। सीरियल के फॉर्म में पब्लिश होता है 1837 से 39 के बीच में और 1838 में बुक के फॉर्म में पब्लिश होता है 3-वॉल्यूम बुक में। स्टोरी में क्या है? ओलिवर ट्विस्ट इज द मेन कैरेक्टर जो कि एक ऑर्फेन होता है। इसका जन्म वर्क हाउस में होता है और वहां पे इसको मजबूरी में अप्रेंटिसशिप का वर्क करना पड़ता है अंडरटेकर के अंदर। जर्नर है नॉवेल, सोशल फिक्शन है। इसके बाद ये जो नॉवेल है ये फॉलो किया जाता है निकोलस निकलबाई के द्वारा। तो याद रखेंगे निकोलस निकलबाई जो है ये थर्ड नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का। फर्स्ट वन इज पिकविक पेपर, सेकंड वन इज ओलिवर ट्विस्ट एंड थर्ड वन इज निकोलस निकलबाई। और निकोलस निकलबाई के बारे में चार्ल्स डिकेंस के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थीम देख लेते हैं। थीवरी एंड क्राइम, पॉवर्टी, इंस्टीट्यूशंस एंड क्लास, इंडिविजुअलिज्म एंड सोशल बॉन्ड्स, सोशल फोर्सेस, फेट एंड फ्री विल, सिटी एंड कंट्री, ये इस नॉवेल की थीम्स हैं। थीवरी भी देखने को मिलेगा, क्राइम देखने को मिलेगा, पॉवर्टी
देखने को मिलेगा ही। जो इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात है, क्लास की बात है, इंडिविजुअलिज्म की बात है, सोशल बॉन्ड्स की बात है, सोशल फोर्सेस जो होते हैं इंडिविजुअल पे वर्क करते हैं, फेट किस्मत की बात है, फ्री विल की बात है, सिटी एंड कंट्री, ये सारी इस नॉवेल के थीम्स हैं। Oliver Twist is a young orphan. His life in the workhouse is lonely and sad. तो थोड़ा सा शॉर्ट में स्टोरी देख लेते हैं। ओलिवर ट्विस्ट इस नॉवल में एक ऑर्फेन के रूप में है, एक यंग ऑर्फेन है, और इसकी लाइफ कहाँ पे शुरू होती है, एक वर्क हाउस में, जो कि बहुत ही लॉनली और सैड लाइफ होती है ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट की। He becomes an apprentice for an undertaker but runs away after he gets into a fight with another apprentice. इसको मजबूरी में अप्रेंटिस का वर्क करना पड़ता है एक अंडरटेकर के अंदर, और फिर लेटर ऑन इसका झगड़ा हो जाता है दूसरे अप्रेंटिस के साथ, और इस वजह से उसे वहां से भागना पड़ता है। वहां से भागता है तो उसे क्रिमिनल्स के गैंग्स मिलते हैं, वहां पे उससे शामिल होना पड़ता है मजबूरी में। When Oliver arrives in London, he meets Jack. और जब यहाँ पे झगड़ा होता है अप्रेंटिस से और ये भाग जाता है लंदन, तो लंदन में इसकी मुलाकात होती है जैक से। जैक को आर्टफुल डॉगर के नाम से भी जाना जाता है। जैक या जो आर्टफुल डॉगर है, लंदन में ओलिवर को रहने के लिए जगह देता है। In the novel, the story ends with Oliver and his new family living happily in the country. और अंत में क्या होता है कि जो ओलिवर है वो अपनी नई फैमिली के साथ कंट्री साइड में रहता है अच्छे से। He completes his long journey experiencing the differences between the upper and lower classes of London. और वो पूरी अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे अनुभवों को गेन करता है, जिसमें वो डिफरेंस क्रिएट करता है कि जो अपर और लोअर क्लास के बीच में क्या डिफरेंसेस है, लंदन की जो अपर और लोअर क्लास है उसका उसे बहुत अच्छा अनुभव मिल जाता है। तो किस तरह से ओलिवर ट्विस्ट का जन्म होता है, जन्म के समय इसकी मदर की डेथ हो जाती है, ये ऑर्फन रह जाता है, फिर इसका एक वर्क हाउस होता है जहां से वो बिलोंग करता है, वहां पे वो लॉनली और सैड लाइफ जीता है। फिर लेटर ऑन इसे कुछ ये गलतियां करता है, गलतियां यही करता है कि जो इसके साथी होते हैं वर्क हाउस में उनके लिए ये फूड की डिमांड करता है, और पनिशमेंट के तौर पे इसे अप्रेंटिस का काम दे दिया जाता है अंडरटेकर के अंदर। और फिर इसका झगड़ा हो जाता है दूसरे अप्रेंटिस से, तो वो भाग जाता है लंदन। लंदन में जाकर जैक यानी कि आर्टफुल डॉगर से मुलाकात होती है, जो इसको ऑफर करता है लंदन में रुकने के लिए। और आर्टफुल डॉगर जो है ये एक प्रकार का क्रिमिनल पर्सन है, चोरी वगैरह के लिए जाना जाता है, और ये ओलिवर ट्विस्ट को भी अपने उस काम में शामिल कर लेता है। और नॉवल के एंड में ओलिवर अपनी नई फैमिली के साथ हैप्पीली रहता है। After 9 years of mistreatment, Oliver returns to the workhouse for even more abuse. 9 साल तक मिसट्रीटमेंट होता है ओलिवर के साथ, तो फिर इसे वापस वर्क हाउस में जाना पड़ता है जहां पे इसकी कंडीशन और खराब हो जाती है। After representing his fellow sufferers in an attempt to get more food, Oliver is punished and is apprenticed to Sowerberry, an undertaker. तो जैसा आप लोग को बताया जा चुका है कि ओलिवर ने क्या करने की कोशिश की थी, अपने जो साथी सफरर थे वर्क हाउस में, उनके लिए पर्याप्त भोजन की डिमांड करना वो चाह रहा था, और उसकी वजह से उसे पनिश किया गया और उसे अप्रेंटिस का काम दे दिया गया। किसके अंडर में? सोवरबेरी जो है उसके अंडर में। ओलिवर इज द नॉवेल्स इंस्पायर्ड विक्टिम एंड लिटरेरी हीरो। ओलिवर ट्विस्ट में किस प्रकार का कैरेक्टर है? नॉवेल का एक तरह का विक्टिम है, इंस्पायर्ड विक्टिम है, और साथ में लिटरेरी हीरो है। तो ओलिवर किस तरह से स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, किस तरह से वो विक्टिम होता है दूसरे लोगों का, ये सब कुछ इस नॉवेल में आपको देखने को मिलेगा। और साथ में ये इस नॉवेल का लिटरेरी हीरो भी है। He is the victim of the official world which first abuses him, and after his escape he becomes a victim of Fagin's villainy, Sykes' cruelty and Monk's vindictiveness. तो आप देखेंगे नॉवेल में कि ओलिवर किस तरह से विक्टिम बनता है, शिकार बनता है दूसरों का। सबसे पहले तो जो ऑफिशियल वर्ल्ड है उसका शिकार होता है ये ओलिवर, और उसके साथ बहुत गलत ट्रीट करते हैं ऑफिशियल वर्ल्ड के जो लोग होते हैं। फिर लेटर ऑन जब ये जो फैगिन से उसके कांटेक्ट में आता है, तो उसके विलेनी का शिकार होता है, जो उसको फोर्सफुली पिक पॉकेटिंग सिखाता है और काम करवाता है।
फिर साइक्स जो है वो बिल साइक्स वो भी बहुत क्रूएल होता है, तो उसकी क्रूएलिटी को फेस करना पड़ता है ओलिवर को, और साथ में जो मॉन्क से उसके विंडेक्टिवनेस को भी उसको फेस करना पड़ता है, जो कि उसका हाफ ब्रदर होता है। Dickens satirizes the various institutions, the Paris workhouse system, the justice system, the poor laws, etc. डिकेंस ने ओलिवर ट्विस्ट नाम का जो नॉवेल है इसमें इन्होंने सेटराइज किया है किसके ऊपर, इंग्लैंड के जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है उनके ऊपर। किस तरह के इंस्टीट्यूशंस? द पेरिस वर्क हाउस हुआ, द जस्टिस सिस्टम हुआ, पुअर लॉज हुए, उनके ऊपर डिकेंस ने सेटराइज किया है इस नॉवेल के माध्यम से। द सोशल कंडीशन ऑफ ओलिवर इंक्रीजेस थीवरी एंड प्रोस्टिट्यूशंस। ओलिवर स्ट्रगल्स टू फाइंड हिज आइडेंटिटी एंड राइज अबव द एब्जेक्ट कंडीशन ऑफ द लोअर क्लास। इस नॉवेल में जो सोशल कंडीशन दिखाई गई ओलिवर ट्विस्ट के, वो क्या करता है, ओलिवर को इनकरेज करता है थीवरी के लिए और प्रोस्टिट्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि ओलिवर की मजबूरी है इस तरह का काम करने के लिए, क्योंकि उसकी संगत ऐसे लोगों से हो जाती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है उन लोगों के साथ वर्क करने के अलावा। तो पूरे नॉवेल में आप देखेंगे ओलिवर के स्ट्रगल्स को, कैसे वो स्ट्रगल करता है और अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करता है। तो ओलिवर का बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिलेगा ओलिवर नॉवेल में, और साथ में देखेंगे कि ये एक अपनी आइडेंटिटी को फाइनली फाइंड आउट कर लेता है और किस तरह से लोअर क्लास से ये ऊपर उठने की कोशिश करता है। Fagin is an old man and the villain of the novel who teaches young homeless boys how to be pickpockets and then fences their stolen goods. Fagin क्या है? इस नॉवल में एक ओल्ड मैन है और ये नॉवल का विलेन भी है। क्यों? क्योंकि ये जो यंग ऑर्फन बॉयज होते हैं जिनके पास अपने घर फैमिली नहीं होती है, उनको पिक पॉकेटिंग सिखाता है और उनके द्वारा चुराए हुए सामान पे वो अपना कब्जा कर लेता है। तो याद रखेंगे फैगिन इज द विलन ऑफ द नॉवेल। मिस्टर बम्बल, मिस्टर बम्बल कौन है? ये एक तरह का पर्सन है जो कि नामों की लिस्ट रखता है, which he would give to the orphan brought to the workhouse. तो मिस्टर बम्बल जो है वर्क हाउस का इंचार्ज या केयरटेकर के रूप में आप कह सकते हैं। इसके पास नाम की लिस्ट होती है। जब वर्क हाउस में कोई ऑर्फन बच्चा आता है तो उसे ये नाम उसी लिस्ट में से देता है। तो होता क्या है कि ओलिवर के पहले एक नाम था सुबल करके, वो नाम एक बच्चे को दे दिया गया था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट नाम था ट्विस्ट, तो इसी वजह से ओलिवर का लास्ट नाम पड़ जाता है ओलिवर ट्विस्ट। Oliver Twist unromantically presents the sordid lives of criminals and exposes the cruel treatment of the many orphans in London in the mid-19th century. तो ओलिवर ट्विस्ट एक तरह का अनरोमांटिकली ये स्टोरी है। इसमें मिड 19th सेंचुरी के लंदन में जो क्रिमिनल्स हैं और जो क्रूएल ट्रीटमेंट होता था अनाथ बच्चों के साथ, उसके बारे में प्रेजेंट किया गया है। तो याद रखेंगे मिड 19th सेंचुरी के लंदन की जो सोसाइटी, उसमें क्रिमिनल्स का क्या रोल हुआ करता था और जो ऑर्फेन्स है उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता था, वो सब कुछ ओलिवर ट्विस्ट में प्रेजेंट किया गया है। द अल्टरनेटिव टाइटल द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस alludes to Bunyan's The Pilgrim's Progress, पेंटर विलियम होगार्ट्स A Rag's Progress and A Harlot's Progress। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो ओलिवर ट्विस्ट का सेकेंड टाइटल है पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, ये कहाँ से प्रभावित है? तो ओलिवर ट्विस्ट का सेकेंड टाइटल पेरिस बॉयज प्रोग्रेस प्रभावित है जॉन बनियान का जो वर्क है फेमस वर्क द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, वहां से प्रभावित होकर इन्होंने सेकेंड टाइटल लिया है। और साथ में एक पेंटर है विलियम होगार्थ, इनका वर्क है अ रैग्स प्रोग्रेस और दूसरा वर्क है अ हार्लोट प्रोग्रेस। तो इससे भी प्रभावित है ओलिवर ट्विस्ट का सेकेंड टाइटल पेरिस बॉयज प्रोग्रेस। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे किससे किससे प्रभावित है? बनियान के द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से और पेंटर विलियम होगार्थ के अ रैग्स प्रोग्रेस एंड अ हार्लोट्स प्रोग्रेस से प्रभावित है टाइटल। कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ओलिवर ट्विस्ट is the main character of the novel, a child whose mother died at his birth. Father is dead when Oliver's paternity is revealed. तो ओलिवर की मदर की डेथ हो जाती है जन्म के समय, फादर की भी डेथ हो जाती है जब तक पता चलता है कि ओलिवर के पैटर्निटी जब तक रिवील होती है तब तक। मिस्टर बम्बल ऑलरेडी
इट हैज बीन डिस्कस्ड कि वो कौन है। वो वर्क हाउस का बिडल है, पेरिस वर्क हाउस का, और इसका काम क्या है, लिस्ट को कैरी करना, बच्चों को नाम देने के लिए कि जो भी ऑर्फन बच्चे वर्क हाउस में आएंगे उनको क्या नाम दिया जाएगा। मिसेस मान, सुपरिटेंडेंट वेयर द infant Oliver is placed until age of 9, self-centered and greedy। तो मिसेस मान जो है ये सुपरिटेंडेंट होती हैं उस जगह के जहाँ पे ओलिवर को इन्फेंसी में रखा गया था, यानी कि ओलिवर जब बहुत छोटा था, बच्चा था, तो उसे वहीं पे रखा गया था और 9 वर्ष तक ओलिवर मिसेस मान के अंडर में था। ये किस तरह की लेडी हैं, ये सेल्फ सेंटर्ड है और ग्रीडी है। एन अंडरटेकर हु टेक्स ओलिवर एज अप्रेंटिस। थोड़ा सा यहाँ पे मिस स्पेल हो गया, मिस स्पेल क्या, थोड़ी सी ऑर्डर डिस्टर्ब हो गई है, देख लेंगे। मिस्टर सोवरबेरी के लिए ये सेंटेंस है, एन अंडरटेकर हु टेक्स ओलिवर एज अप्रेंटिस। तो मिस्टर सोवरबेरी जो है ओलिवर को अप्रेंटिस के रूप में काम करवाता है अपने अंडर में, और मिसेस सोवरबेरी इनकी वाइफ होती है। नो क्लेपोल, अ कावर्डली बुली अप्रेंटिस ऑफ सोवरबेरी। नो क्लेपोल कौन है, ये भी एक अप्रेंटिस है ओलिवर की ही तरह, लेकिन ये कावर्ड होता है, बुली टाइप का होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर चार्लोट, द सोवरबेरीज मेड, लवर ऑफ नो। तो चार्लोट कौन है, सी इज द सोवरबेरीज मेड एंड लवर ऑफ नो। मिस्टर गैमफील्ड, अ चिमनी स्वीपर। मिस्टर गैमफील्ड कौन है, चिमनी स्वीपर है। मिस्टर ब्राउनलो, अ काइंडली जेंटलमैन हु टेक्स ओलिवर इन हिज फर्स्ट बेनिफैक्टर। तो मिस्टर ब्राउनलो जो है वो बहुत ही काइंड पर्सन है, जेंटलमैन है, और ये ओलिवर के पहले बेनिफैक्टर हैं। मिस्टर ग्रीमविक, अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर ब्राउनलो। मिस्टर ग्रीमविक कौन है, मिस्टर ब्राउनलो के फ्रेंड है, और ये कौन है, ओलिवर के फर्स्ट बेनिफैक्टर। मिसेस बेडविन, मिस्टर ब्राउनलोस हाउसकीपर। मिसेस बेडविन जो है वो मिस्टर ब्राउनलोस की हाउसकीपर हैं, देखभाल करती हैं। तो याद रखेंगे कि मिस्टर ब्राउनलो जो है वो ओलिवर से किस तरह से कनेक्टेड है, और मिस्टर ग्रीमविक और मिसेस बेडविन ये दोनों किससे कनेक्टेड है, मिस्टर ब्राउनलो से। रोजी मेली, ओलिवर सेकंड बेनिफैक्टर, लेटर फाउंड टू बी हिज आंट। रोज मेली जो है ये ओलिवर की सेकंड बेनिफैक्टर हैं, और बाद में पता चलता है कि ये ओलिवर की आंट भी हैं। Fagging, friends and boss of criminal gang of young boys whom he trained for pickpocketing। तो बताया जा चुका है कि फैगिन जो है इस नॉवेल का विलेन है, और ये क्रिमिनल गैंग का बॉस है, और ये यंग बॉयज जो ऑर्फन होते, होमलेस है, उनको पिक पॉकेटिंग सिखाता है और उनसे चोरी करवाता है। बिल साइक्स, अ प्रोफेशनल बर्गलर। बिल साइक्स जो है ये भी फैगिन के ग्रुप का है, और ये प्रोफेशनल बर्गलर है, ठीक है, घर वगैरह में घुसकर चोरी करना इसका काम है बिल साइक्स का। द आर्टफुल डॉगर, जिससे जो कि जैक के नाम से ओलिवर से मिलता है, ये फैगिन्स का मोस्ट एडेप्ट पिक पॉकेट है। तो आर्टफुल डॉगर जो है जैक के नाम से ओलिवर से मिलता है, और ये फैगिन का सबसे ज्यादा परफेक्ट पिक पॉकेट है। चार्ली बैट्स, अ पिक पॉकेट इन फैगिन्स गैंग। चार्ली बैट्स भी जो है वो पिक पॉकेट ही है फैगिन के गैंग में। टॉबी क्रैकेट, an associate of Fagin and Sykes, a housebreaker। टॉबी क्रैकेट जो है ये फैगिन और साइक्स के ही गैंग का है, और ये भी हाउस ब्रेकर है, बर्गलर है बिल साइक की तरह। नैन्सी, वन ऑफ फैगिन्स गैंग नाउ लिविंग विथ बिल साइक्स। तो ये फैगिन के गैंग की है नैन्सी, और बिल साइक के साथ रहती है। Monks, a sickly criminal and associate of Fagin and long lost half brother of Oliver। मॉन्क्स जो है वो भी क्रिमिनल टाइप का है, और ये फैगिन का ही एसोसिएट है, साथी है, और लेटर ऑन पता चलता है कि ये ओलिवर का हाफ ब्रदर है। मिसेस कॉर्नी, मैट्रन ऑफ द वुमेन्स वर्क हाउस। मिसेस कॉर्नी कौन है, ये वुमेन वर्क हाउस की मैट्रन है। मिस्टर लीफोर्ड, फादर ऑफ ओलिवर एंड मॉन्क्स। तो मिस्टर लीफोर्ड जो है फादर है ओलिवर और मॉन्क्स के, क्योंकि आपको पता है कि मॉन्क कौन है, ओलिवर का हाफ ब्रदर है। ओल्ड सैली, अ नर्स हु अटेंडेड ओलिवर्स बर्थ। ओल्ड सैली कौन है, वो नर्स है, और जब ओलिवर का जन्म होता है तो यही ओलिवर को अटेंड करती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पे डिस्कशन अच्छे से हो चुका है, तो चैनल के साथ आप लोग बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।
दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो. प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइल.